हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं भुगतान शेष खाते का आखिरी टॉपिक। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी आपके लिए 4 वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो वीडियोस भी देख लेना, ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बस मैं वो कवर करवा रहा हूँ। छोटा सा टॉपिक है, वैसे देखने में छोटा सा है और बच्चे कई बार इसको रट भी लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इस टॉपिक को आप समझ लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आएगी चीजें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टॉपिक क्या है? भुगतान शेष खाते में असंतुलन क्यों होता है। अब यह असंतुलन का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और भुगतान शेष खाते में जो अगर असंतुलन आ जाता है तो उस असंतुलन को दूर करने के तरीके क्या है। सबसे पहले तो समझना होगा कि भुगतान शेष खाते में असंतुलन का मतलब क्या होता है। देखो, भुगतान शेष खाते में हम, आपको पता है कि विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां और भुगतान को दर्शाते हैं। अगर भुगतान शेष खाते में विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां, अगर विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां और भुगतान दोनों एक जैसे हैं, अगर विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां भी उतनी है और भुगतान भी उतना ही है, तब तो इसे हम कहते हैं संतुलन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर भुगतान शेष खाते में प्राप्तियां ज्यादा है और भुगतान कम है, अगर प्राप्तियां ज्यादा है और भुगतान कम है, तो यहां पर भी हमारा भुगतान शेष खाता असंतुलन में है। लेकिन यह असंतुलन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह असंतुलन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहां पर हमारे पास विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां ज्यादा हो रही है और भुगतान कम है, यानी यहां पे टेंशन कोई नहीं है। यहां पर यह बहुत बढ़िया सिचुएशन है। दिक्कत कहां आती है मैं आपको बताता हूं। जब हमारी भुगतान शेष खाते में प्राप्तियां कम होती है और भुगतान ज्यादा करने की नौबत आ जाए, ये वाला जो असंतुलन है ना, ये बहुत ही घातक है। और बच्चों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत देश के अंदर यही वाली स्थिति है। तो इसलिए टॉपिक आपको समझना ज्यादा और भी जरूरी हो जाता है कि भुगतान शेष खाते में असंतुलन, अगर ये वाला असंतुलन होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हमारे देश में असंतुलन है ये वाला, यानी हमारे देश में विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां कम होती है और विदेशी मुद्रा का भुगतान हमें ज्यादा करना पड़ता है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि देखो, दुनिया में 3 तरीके के देश होते हैं और हमारा भारत विकासशील देशों के अंदर आता है। एक होता है विकसित देश। विकसित देश कौन से होते हैं? जिन देशों के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिनका हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी मतलब ना के बराबर है, और जहाँ पर अगर हम बात करें गरीबी बहुत कम है, तो ऐसा देश पूरी तरीके से इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो ऐसे देशों को हम कहते हैं विकसित देश। जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड, ये सारे, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश कैसे हैं? विकसित है। और इनके यहां जो भुगतान शेष होता है ना, वो ये वाली स्थिति वाला होता है, तो इनको ज्यादा कोई टेंशन नहीं होती है। इनके पास विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां ज्यादा है और विदेशी मुद्रा का भुगतान कम है, इसलिए दूसरे देशों के ऊपर कम डिपेंडेंट है। और अगर है भी तो इनके पास इतना विदेशी मुद्रा आ रहा है कि वो दूसरों को आसानी से पेमेंट कर पाते हैं। लेकिन हमारा भारत आता है विकासशील देशों के अंदर। विकासशील देश वो देश होते हैं जहां पर अभी भी प्रोग्रेस में है सारी चीजें, यानी कि अभी भी स्कूल बनने लग रहे हैं, हॉस्पिटल, कॉलेजेस का निर्माण हो रहा है, अभी भी पॉवर्टी थोड़ी ज्यादा है, उसको कम करने लग रहे हैं लोग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी भी बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। तो ऐसे देशों कहते हैं विकासशील देश। और हमारा भारत जो है वो भी क्या है? एक विकासशील देश के अंदर आता है। हमारा भारत अभी बहुत तेजी से विकास कर रहा है और विकास करने के लिए आपको पता है बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है और विदेशों से भारी मात्रा में आयात करने पड़ते हैं। इसीलिए हमारे भारत का आयात ज्यादा है, यानी कि विदेशी मुद्राओं की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, हमें भुगतान ज्यादा करना पड़ता है और हमारे पास प्राप्तियां कम होती है। तो हमारा भुगतान शेष खाता किस में आ जाता है? असंतुलन में आ जाता है। तो आपको एक तो इस क्वेश्चन में यह बात समझनी होगी कि यहां पर जो हम असंतुलन की बात कर रहे हैं वो हम अपने भारत के असंतुलन, यानी कि विकासशील, हमारा भारत किस कैटेगरी में आता है? विकासशील देशों में आता है। तो हम यहां पर विकासशील देशों के भुगतान शेष के घाटे की बात कर रहे हैं। तो आइए जरा हम समझते हैं कि भुगतान शेष खाते में असंतुलन कौन से वाला असंतुलन है हमारे पास, जिसके अंदर
अगर हम बात करें रिसिप्ट कम है और पेमेंट ज्यादा है, यानी कि प्राप्तियां कम है और भुगतान ज्यादा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसके अंदर हमारे देश में ऐसा भुगतान शेष, ऐसा घाटा आने के क्या क्या कारण है? सबसे पहला, विकास गतिविधियां। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भारत एक विकासशील देश है और तेजी से विकास करना है तो दुनिया के दूसरे देशों से आपको बड़ी मात्रा में मशीनरीज, दुनिया के दूसरे देशों से आपको उधार लेना पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें हमारे पास नहीं है ना। तो अगर हमें तेजी से विकास करना है तो बहुत सारी चीजें हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिस वजह से हम विदेशों के ऊपर क्या हो जाते हैं, विदेश के लोगों को, विदेश की गुड वस्तु और सेवाओं के ऊपर निर्भर होते हैं। और हमारी विकास गतिविधियां तेज होने की वजह से हमें बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है और हमारा भुगतान शेष खाता घाटे में चला जाता है। मुद्रास्फीति की ऊंची दर, तो ये सारे मैं आर्थिक कारण बता रहा हूं, 3 कारण होते हैं, तो ये पहला जो है हमारा आर्थिक कारण चल रहा है, मुद्रास्फीति की ऊंची दर। कई बार क्या होता है कि हमारे देश में ना तेजी से महंगाई बढ़ती है, जिससे हमारे देश के अंदर बिकने वाली वस्तु और सेवाएं इतनी ज्यादा महंगी हो जाती है कि दूसरे देशों से आने वाला जो सामान है वो हमें सस्ता लगने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जो इंडिया की फर्में होती हैं वो क्या करती हैं, देश का सामान छोड़कर विदेशों का सामान आयात करके उन्हें देश के अंदर बेचने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा आयात तेजी से बढ़ता है, हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है और हमारा भुगतान शेष घाटे में चला जाता है, यानी पेमेंट ज्यादा करना पड़ता है, रिसिप्ट कम होती है। चक्रीय उच्चावचन, इसका मतलब भी यही होता है कि जब हमारे देश के अंदर तेजी की स्थिति होती है तो तेजी की स्थिति में सारी चीजें महंगी होने लग जाती है, प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें विदेशों से भारी मात्रा में आयात करने पड़ते हैं। मांग में परिवर्तन होना, अगर इंडिया के अंदर जनरेशन चेंज हो रही है, अगर हम किसी ऐसी चीज की, यानी कि हम किसी ऐसी वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ा रहे हैं जिनका प्रोडक्शन विदेशों में होता है, तो इंडिया के लोग अगर विदेश में बनी हुई चीजों का मांग करने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनसे हमें सामान खरीदना पड़ेगा, और अगर हमें उनसे सामान खरीदना पड़ेगा तो हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें भुगतान करना पड़ेगा, जिससे हमारा भुगतान शेष खाते में क्या होगा, प्राप्तियां कम विदेशी मुद्रा की और भुगतान ज्यादा होंगे, यानी कि हमारे आयात ज्यादा और निर्यात कम हो जाएंगे। सेवाओं का आयात करना, क्योंकि इंडिया एक विकासशील देश है और यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं, हम तकनीकी रूप से अगर हम बात करें तो दुनिया के विकसित देशों से बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो तकनीकी रूप से, क्योंकि विकसित देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये लोग बहुत ज्यादा हमसे आगे हैं, तो इनकी सेवाएं हम बहुत ज्यादा हायर करते हैं। तो इनकी सेवाएं लेने के लिए भी हमें क्या करने पड़ते हैं, विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है, यानी हमारा आयात बहुत तेजी से बढ़ता है, निर्यात कम होता है, जिससे हमारा भुगतान शेष खाता घाटे में चला जाता है। मैंने आर्थिक कारण के आपको यहां पर 5 कारण बताए जिससे हमारा भुगतान शेष खाता घाटे में जाता है। अगले नंबर पे है राजनीतिक कारण। सबसे फर्स्ट नंबर पे है राजनीतिक अस्थिरता। देखो, अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन करूं तो इंडिया के अंदर विदेशी निवेशक ज्यादा आते हैं, इंडिया के अंदर विदेशों का पैसा भी ज्यादा लगा हुआ है। इसका रीजन ये कि इंडिया, अगर देखा जाए तो भारत की जो सरकारें होती हैं वो स्थिर होती है, मतलब कि लगभग अगर सरकार एक बार बन जाती है तो 5 साल तो चली जाता है, ऐसा नहीं है कि सरकार बार बार गिर जाती है। हमारे देश में ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स गिरती रहती हैं, वो तो चलता रहता है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो मे बी इंडिया में 1-2 बार ही ऐसा हुआ होगा कि जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो बीच में चेंज हुई है, वरना ज्यादातर 5 साल के बाद ही चेंज होती है। अगर आप पड़ोसी देश पाकिस्तान को देखोगे तो वहां पर राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा है, यानी वहां पर पीएम ही हर 2-3 साल के बाद बदल जाते हैं, यानी कोई भी सरकार वहां पर 5 साल तक अपनी पूरी सरकार भी नहीं चला पाते। तो ऐसे देशों के अंदर जहां पर सरकारें बार बार चेंज होती है, कोई भी विदेशी मुद्रा, कोई भी विदेशी निवेशक वहां पर पैसा लगाने से डरता है। यही रीजन है कि वहां पर ऐसे देशों के अंदर जो विदेशी प्राप्तियां हैं वो क्या हो जाती है, कम हो जाता है, और विदेशी भुगतान कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक कारण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि भुगतान शेष खाता असंतुलन में चला जाए। इत्तेफाक से इंडिया के अंदर भुगतान शेष खाता में असंतुलन का यह कारण थोड़ा सा नहीं है, इंडिया के अंदर यह कारण थोड़े ज्यादा है। इसी में नेक्स्ट है बच्चों राजनीतिक व्यवधान। तो राजनीतिक व्यवधान में भी कुछ इसी तरीके की चीजें आती है, जैसे कि मौजूदा सरकार के ऊपर ट्रस्ट ना करना। तो अगर कोई सरकार
चल तो रही है, लेकिन उस सरकार पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, पब्लिक ट्रस्ट नहीं कर रही, या सरकार बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं कि सरकार इस तरीके की कि कभी भी कुछ भी फैसले ले लेती है, तो ऐसे देश के अंदर भी उनकी विदेशी प्राप्तियां, विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां कम होती है और विदेशी मुद्रा के भुगतान ज्यादा होते हैं, जिससे क्या हो जाता है, भुगतान शेष असंतुलन में आता है। एक है सामाजिक कारण, दिखावटी प्रभाव, जो कि हमारे इंडिया का बहुत बड़ा कारण है। अब इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि दिखावटी प्रभाव बहुत ज्यादा है। दिखावटी प्रभाव मतलब जैसे अमेरिका में, फ्रांस में, यूरोप की जितनी भी जो कंट्रियां हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे देश के अंदर तेजी से आ रहा है। अब लोग, वहां के लोग जैसे कपड़े पहनते हैं, वहां के लोग जैसे सेलफोन इस्तेमाल करते हैं, महंगी चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो इंडिया के अंदर भी क्या होता जा रहा है, यही ट्रेंड आता जा रहा है। अगर किसी भी देश के अंदर दिखावटी प्रभाव बढ़ेगा तो हम विदेश की जो चीजें हैं उनको हम ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा आयात बढ़ेगा, हमें विदेशी मुद्रा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हमें पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा और हमारा भुगतान शेष खाता असंतुलन में चला जाएगा। इंडिया के अंदर ये बहुत ही मेजर कारण है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो जनता है वो दिखावटी प्रभाव वाला ज्यादा हो गया है, दिखावा बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर। स्वाद, अभिरुचियां, फैशन और चलन में परिवर्तन। इसके अलावा स्वाद, अभिरुचि, फैशन और चलन में परिवर्तन। देखो, अगर मान के चलो बाजार के अंदर किसी भी वस्तु का स्वाद बढ़ रहा है, अभिरुचि बढ़ रही है, फैशन बढ़ रही है, लेकिन अगर वो वस्तु हमारे देश की है तब तो भुगतान शेष खाता में असंतुलन नहीं होगा, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज का स्वाद बढ़ रहा है, अभिरुचि बढ़ रही है, फैशन बढ़ रही है, जो सामान हमारे देश का नहीं है, विदेश का है, तो अगर ऐसे सामान के लिए स्वाद, अभिरुचि या फैशन बढ़ रहा है तो उसे खरीदने के लिए आपको भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा चाहिए, और विदेशी मुद्रा की ऐसी स्थिति में पेमेंट बढ़ जाती है, जिससे हमारा भुगतान शेष खाता असंतुलन में जाता है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान शेष में असंतुलन दूर करने के उपाय। तो अब असंतुलन दूर करने के उपाय मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं सिर्फ इंडिया के बिहाफ पर ही बात करेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर विदेशी मुद्रा का भुगतान ज्यादा है, यानी कि हमारा जो निर्यात है वो कम है और हमारा आयात जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो अगर भारत के अंदर, अगर भारत का आयात, अगर हम आयात की बात करें तो आयात ज्यादा है और हमारा निर्यात क्या है, बहुत ही कम है। तो ये हमारे देश की सिचुएशन है। इसे ठीक करने के दो तरीके हैं, या तो आप अपने आयात को क्या कर दो, किसी भी तरीके से कम कर दो, अपने आयात को कम कर दो, या फिर कुछ ऐसा करो कि बस आपका निर्यात क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो सरकार इसी के लिए कुछ कदम उठाती है। सबसे पहला, निर्यात बढ़ाना। सरकार बहुत सी ऐसी कोशिशें करती हैं जिससे हमारे देश के निर्यात को प्रमोट किया जा सके, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। आयात प्रतिस्थापन, बहुत बार कोशिश करती है कि जो सामान हम बाहर से मंगवाते हैं किसी तरीके से वो इंडिया के अंदर ही बनाया जाए, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इन इंडिया, यही सब इनके ही एग्जाम्पल है, यही सब करने की कोशिश करती है सरकार इसके अंदर। घरेलू करेंसी का अवमूल्यन, ये भी एक तरीका होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई एक डॉलर पहले मान के चलो 70 रुपए का था, अब भारत सरकार बोलेगी $1 बराबर कितने रुपए, 72 रुपए। इसका मतलब अमेरिकन पहले इंडिया से $1 का सामान खरीदते थे तो उन्हें 70 रुपए का सामान मिल जाता था, अब वो $1 का सामान खरीदेंगे तो उन्हें 72 रुपए का सामान मिलेगा। तो अमेरिकन का इसमें क्या हो रहा है, फायदा। तो अमेरिकन का इसमें फायदा होगा तो अमेरिकन हमारे देश का सामान ज्यादा खरीदेंगे, जिससे हमारा निर्यात बढ़ सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना, अगर भारत के अंदर जो कीमतें तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम विदेशों का सामान प्रीफर कर रहे हैं, इंडिया का सामान अगर महंगा होगा तो जाहिर सी बात है आप बाहर का सामान खरीदना शुरू कर दोगे। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, बढ़ती कीमतों को अगर इंडियन गवर्नमेंट नियंत्रित कर ले, जो इंडिया के अंदर कीमतें बढ़ रही है, अगर उस कीमत को नियंत्रित कर लेगी भारत सरकार, तो इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनके लिए वही चीजें सस्ती हो जाएंगी, फिर वो बाहर का सामान ज्यादा प्रीफर नहीं करेंगे, जिससे हमारा निर्यात, जिससे हमारा आयात क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। और क्योंकि चीजें सस्ती होंगी तो निर्यात बढ़ने के भी फिर चांसेस ज्यादा होंगे। तो आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। आज की क्लास में हमने दो क्वेश्चन इसके, दो चीजें हमने इसकी कवर करी आज की क्लास में। एक था हमारा भुगतान शेष खाते में असंतुलन के कारण और इससे असंतुलन को दूर करने के उपाय। बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैं एक वीडियो और भी बना दूंगा, जिसमें मैं नोट्स की वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप नोट्स भी ले सकते हो।